जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फार्मेसी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में जो है वो हम फार्माकोथेराप्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 3 करेंगे। चैप्टर है रिस्पायरेटरी डिजीज। तो इस चैप्टर से जो है जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं उन सभी एमसीक्यूज को आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक फार्मेसी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे कि आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत देखने को मिल सके। और देखिए, अगर आप बीटीयूपी डी फार्मा सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो फार्मेसी पॉइंट ऐप पे जो है बहुत ही एक अच्छा कोर्स जो है वो लॉन्च किया गया है। अभी तक 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। इस कोर्स में आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर के सभी सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सॉल्यूशन चैप्टर वाइज आपको कराया जा रहा है और साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी जो है वो आपको दिए जा रहे हैं। और इसी कोर्स में आपको एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद आपको एग्जिट एग्जाम की भी पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो अगर आप हिंदी इंग्लिश मिक्स में अपना एग्जाम देना चाहते हैं, इंग्लिश में आपको दिक्कत होती है, तो आप इस कोर्स में ज्वाइन करके अपनी पूरी तैयारी 1 महीने से भी कम समय में जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि कोर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट्स के और उनका सोल्यूशन जो है वो कराया जाता है। ठीक है, चलिए तो जो आज की क्लास है हम उसको शुरू कर लेते हैं। और जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो आपको फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे सभी सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। व्हाट इज अस्थमा? अस्थमा क्या है? तो अस्थमा एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है किसके? रिस्पायरेटरी सिस्टम की। ठीक है, तो अस्थमा क्या है? एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है रिस्पायरेटरी सिस्टम का। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। और देखिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है, डिफाइन अस्थमा। अस्थमा क्या है? राइट इटियोपैथोजेनेसिस, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अस्थमा। ठीक है, तो अस्थमा क्या होता है, अस्थमा क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसके उपचार में कौन कौन सी दवाइयाँ प्रयोग होती हैं, ये जो है आप 4 टॉपिक पूरे फार्माकोथेराप्यूटिक्स में सभी चैप्टर में आप प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो अस्थमा क्या है? एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है रिस्पायरेटरी सिस्टम का। चलिए अगला क्वेश्चन है, अस्थमा इज मेनली कॉज्ड बाय। तो मुख्य रूप से जो है वो अस्थमा किस वजह से होता है? एलर्जेंस की वजह से होता है। एलर्जेंस ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनकी वजह से क्या होती है? एलर्जी होती है। ठीक है, जिनकी वजह से क्या होती है? एलर्जी होती है। तो देखिए जो आपके एलर्जेंस हैं ये आपके वायु प्रदूषण की वजह से हो सकते हैं, कुछ खाने पीने के आइटम्स हैं उनकी वजह से हो सकते हैं, या फिर हमारे घरों में कुत्ते बिल्लियाँ होते हैं उनके जो यहाँ पे बाल होते हैं, डेंड्रफ होते हैं, उनकी वजह से भी जो है वो अस्थमा हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और सर्दियों में जो है आपने देखा होगा न्यूज़ में, दिल्ली वगैरह में क्या होता है कि वहाँ पर एयर पॉल्यूशन बहुत अधिक है और इसकी वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर देता है कि जो भी आपके स्कूल्स हैं उनको बंद कर दिया जाए, क्योंकि जो है अस्थमा से सबसे ज़्यादा जो है वो बच्चे प्रभावित होते हैं या फिर बहुत अधिक जो है यहाँ पे बूढ़े लोग हैं वो प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो अस्थमा इज मेनली कॉज्ड बाय एलर्जन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अस्थमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ठीक है, अस्थमा का जो है वो मेन इसका सिम्टम क्या है या फिर जो है हम इसको कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, इसका गुण क्या है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नैरोविंग ऑफ एयरवेज ड्यू टू एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन। देखिए अस्थमा में क्या होता है कि जो हमारा वायु मार्ग है, एयरवेज है, वो क्या हो जाता है? नैरो हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? इन्फ्लेमेशन हो जाता है और बहुत ही अधिक म्यूकस जो है वो बनने लगता है। ठीक है, तो एक्सेसिव म्यूकस बन रहा है इसका जो है, ठीक है, म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत अधिक हो रहा है। साथ में एयरवेज में क्या हो गया? इन्फ्लेमेशन हो गया, जिसकी वजह से जो है वो क्या हो गई है? नैरो हो गई है, सक्रिय हो गई है। एयर के पास होने में जो है वो दिक्कत होता है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन सिम्टम ऑफ अस्थमा। ठीक है, तो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि अस्थमा का एक कॉमन सिम्टम नहीं है? पहला है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में जो है वो कठिनाई होती है, तो ये अस्थमा का सिम्टम है। परसिस्टेंट कफ, लगातार खांसी आती है। चेस्ट पेन एंड टाइटनेस, सीना जो है वो टाइट हो जाता है या फिर सीने में जो है वो दर्द होता है। तीनों जो है आपके अस्थमा के कॉमन सिम्टम हैं, लेकिन लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का न लगना जो है ये इसका कॉमन सिम्टम नहीं है। और इसके जो है एक मेडिकल टर्म होता है एनोरेक्सिया। ठीक है, एनोरेक्सिया का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच एज ग्रुप इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बाई अस्थमा। अभी मैंने आपको बताया कि अस्थमा से जो है वो सबसे अधिक जो है वो बच्चे प्रभावित होते हैं, चिल्ड्रंस जो हैं वो प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ इन सीवियर अस्थमा केसेस। तो देखिए अगर अस्थमा जो है बहुत लंबे समय तक रहा है, पेशेंट की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, तो देखिए अस्थमा से जो है वो डेथ भी हो सकता है, और ये होता है रिस्पायरेटरी फेल्योर की वजह से। ठीक है, हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाता है, फेल कर जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी कॉज क्या है डेथ का सीवियर अस्थमा केसेज में, रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिकमेंडेड ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट अस्थमा अटैक। तो अगर देखिए अस्थमा का एक्यूट अटैक आ गया है, अचानक से अटैक आ गया है, तो उसके लिए क्या होता है, उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो हमेशा इनहेलर यूज होता है। ठीक है, यूज ऑफ ए रेस्क्यू इनहेलर, ब्रोंकोडाइलेटर। तो ये सारे क्या होते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर होते हैं। तो एक्यूट अस्थमा अटैक का उपचार जो है या फिर उसका मैनेजमेंट जो है वो ये है कि ऐसे लोग जिनको कि अस्थमा का अटैक आता रहता है उनको जो है हमेशा अपने पास क्या रखना चाहिए, इनहेलर रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अस्थमा। तो अस्थमा का प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब इसके सिम्टम्स जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है हमारे वायु मार्ग में क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ एयरवेज। ठीक है, जहां भी आपको अस्थमा के बारे में लिखने को आ जाए आप लिखेंगे इन्फ्लेमेशन ऑफ एयरवेज। एयरवेज में क्या हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो गया, या फिर एक ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है रिस्पायरेटरी सिस्टम का। ठीक है, ये दो चीज़ का जो है आप इन दोनों चीज़ों को जो है आप जरूर से मेंशन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ अस्थमा। अस्थमा का जो है एक सामान्य लक्षण क्या है, परसिस्टेंट कफ, लगातार जो है वो हमें खांसी देखने को मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन अस्थमा मेडिकेशन। तो अगर हम बात करें एंटी एस्थमेटिक मेडिकेशन की तो उसमें ब्रोंकोडाइलेटर आता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड आता है, ल्यूकोट्रिन मॉडिफायर आता है, लेकिन एंटीबायोटिक नहीं आता। ठीक है, एंटीबायोटिक जो है ये अस्थमा का ठीक है अस्थमा का कॉमन ट्रीटमेंट में जो है एंटीबायोटिक का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग ए पीक फ्लो मीटर इन अस्थमेटिक मैनेजमेंट। तो अगर हमें अस्थमा का मैनेजमेंट करना है तो इसका जो है एक चेकअप होता है, इसको जो है पीक फ्लो मीटर कहा जाता है, और इससे जो है इसका प्राइमरी पर्पज क्या है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इससे जो है हम अपने लंग्स का मूल्यांकन करते हैं कि हमारे फेफड़े जो है वो कैसे काम कर रहे हैं। देखिए ठीक है, ब्लड प्रेशर वाला होगा नहीं, ग्लूकोज का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ऑक्सीजन सेचुरेशन का जो है इसमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा पीक फ्लो मीटर इसका जो यूज है वो होता है टू असेसमेंट लंग फंक्शन, हमारा फेफड़ा जो है वो यहाँ पर कैसे काम कर रहा है उसके मूल्यांकन के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एनवायरमेंटल ट्रिगर फॉर अस्थमा। तो देखिए अस्थमा जो है वो किससे होता है, एलर्जेंस की वजह से होता है, और ये जो है वो आपके ट्रिगर फैक्टर होते हैं जो कि अस्थमा के अटैक को जो है वो उभार सकते हैं, उसको शुरू कर सकते हैं। तो क्या दिया गया है, फ्रेश फ्रूट। ठीक है, ताज़ा फल से अस्थमा हो सकता है, गलत है। डार्क चॉकलेट्स हो सकता है, गलत है। प्योर ऑक्सीजन हो सकता है, गलत है। ये जो है आपका डस्ट माइट्स की वजह से जो है वो हो सकता है। ठीक है, धूल मट्टी हो गई, इसकी वजह से जो है वो अस्थमा हो जाता है। इसके साथ में जो है जो भी हमारे यहाँ पर ठीक है कैट्स हैं, डॉग्स हैं, उनसे क्या निकलते हैं, माइट्स निकलते हैं, डेंड्रफ वगैरह निकलते हैं, उनसे भी जो है वो अस्थमा जो है ठीक है वहाँ से क्या निकलते हैं, एलर्जन निकलते हैं, जो कि अस्थमा को जो है वो ट्रिगर कर सकते हैं, उसको स्टार्ट होने में ठीक है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ब्रोंकोडाइलेटर्स इन अस्थमा ट्रीटमेंट। तो देखिए जो आपके ब्रोंकोडाइलेटर्स हैं जो कि हमारे ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करते हैं, उसको फैलाते हैं, ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, दिया गया कि रिड्यूसिंग एयरवे इन्फ्लेमेशन, ये सूजन को कम करते हैं। रिलैक्सिंग ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, ब्रोंकियल्स की स्मूथ मसल्स को ये रिलैक्स करते हैं। इनहिबिट म्यूकस प्रोडक्शन, म्यूकस प्रोडक्शन को कम करते हैं। और इम्यून रिस्पॉन्स को कम करते हैं, सप्रेसिंग इम्यून रिस्पॉन्स। तो देखिए ब्रोंकोडाइलेटर्स जो होते हैं वो हमारे ब्रोंकियल्स स्मूथ मसल को क्या करते हैं, डायलेट करते हैं, उसको रिलैक्स करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन द मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा। ठीक है, तो देखिए अस्थमा के केस में जो है जो भी हम यहाँ पर इनहेलर यूज करते हैं उसमें क्या होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है। ठीक है, तो इनका प्राइमरी रोल क्या है या फिर जो है ये कैसे काम करते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है, प्रोवाइडिंग इमीडिएट रिलीफ ड्यूरिंग अस्थमा अटैक, प्रिवेंटिंग इन्फ्लेमेशन,
ठीक है, प्रिवेंटिंग इन्फ्लेमेशन इन द एयरवे, रिलैक्सिंग ब्रोंकियल स्मूथ मसल, ये तो हमारा ब्रोंकोडाइलेटर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ब्रोंकोडाइलेटर का जो है ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ठीक है, अगला दिया गया इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ ल्यूकोट्रिन, तो ये हमारा नहीं होगा। प्रिवेंटिंग इन्फ्लेमेशन इन द एयरवेज एंड प्रोवाइडिंग इमीडिएट रिलीफ ड्यूरिंग अस्थमा अटैक। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। इनका जो प्राइमरी रोल होता है वो होता है कि प्रोवाइडिंग इमीडिएट रिलीफ ड्यूरिंग अस्थमा अटैक। तो अगर अस्थमा का अटैक आता है तो ये हमें जो है तुरंत ये जो है हमें आराम दिलाते हैं। जो भी आपके इनहेलर वगैरह होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या दिया गया है, तो अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा दिया गया है, What is the primary role of inhaled corticosteroid in the management of asthma? ठीक है, देखिए अब यहाँ पे प्राइमरी रोल पूछा है या फिर अगर यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर इसका पूछता तो प्रिवेंटिंग इन्फ्लेमेशन इन द एयरवेज, तब जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर ये होता। तो देखिए जो आपके यहाँ पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करते हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम को जो है थोड़ा सा वीक बनाते हैं और इन्फ्लेमेशन को जो है वो कम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए और बी जो है वो दोनों हो सकता है। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म यूज ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, तो देखिए अगर कोई व्यक्ति कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का लंबे समय तक यूज कर रहा है तो उसकी हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो इसका एक कॉमन साइड इफेक्ट है। ठीक है, तो अगर लंबे समय तक अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज किया जाए तो क्या हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स इन द अस्थमा मैनेजमेंट। तो देखिए जो आपके ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ हिस्टामिन, यहाँ पर हिस्टामिन को निकलने से रोकते हैं, ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ ल्यूकोट्रीन विच आर इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स, यही जो है आपका सही होगा क्योंकि ये जो है ठीक है ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स जो हैं, क्योंकि यहाँ भी आपको ल्यूकोट्रीन देखने को मिल रहा है, यहाँ भी जो है आपको ल्यूकोट्रीन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ये ल्यूकोट्रीन के एक्शन को जो है ये ब्लॉक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स इन अस्थमा मैनेजमेंट। तो अस्थमा के उपचार में जो है मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स का भी जो है वो यूज होता है और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि ये मास्ट सेल से जो है हिस्टामिन और दूसरे जो आपके इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स हैं उनको निकलने से जो है ये ठीक है रोकते हैं, उनको इनहिबिट करते हैं। ठीक है, तो इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड अदर इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स फ्रॉम मास्ट सेल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर अस्थमा। तो जो भी यहाँ पे गंभीर अस्थमा के मरीज होते हैं उनका जो ठीक है उनका जो उपचार है वो ठीक है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से होता है और उसका एक एग्जाम्पल है ओमालीजुमाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अब इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे सीओपीडी के बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ सीओपीडी। ठीक है, सीओपीडी जो है वो किसकी वजह से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। तो ये जो है वो आपका स्मोकिंग की वजह से होता है। ठीक है, देखिए जो आपका अस्थमा होता है वो आपका एलर्जर या फिर एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है, लेकिन जो आपका सीओपीडी है ये आपका स्मोकिंग की वजह से होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ सीओपीडी। ठीक है, तो देखिए सीओपीडी के लिए जो है कौन सा जो है वो यहाँ पर एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कि यहाँ पर सीओपीडी को कंफर्म करता है, चेस्ट एक्सरे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और देखिए चेस्ट एक्सरे जो है वो अस्थमा में जो है वो कराया जाता है, लेकिन जो आपका यहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कि यहाँ पर सीओपीडी को कंफर्म करता है वो है आपका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पीएफटी। ईसीजी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उस क्वेश्चन पे हम चलते हैं। What is the term for the progressive and irreversible destruction of lung tissue seen in COPD। ठीक है,
तो देखिए क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में क्या होता है कि देखिए हमारे लंग्स के अंदर जो भी टिश्यू हैं वो धीरे धीरे जो है वो डैमेज होने लगते हैं, और ये क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, उसको फिर से ठीक, उसको फिर से सही नहीं किया जा सकता है, और इसी को एम्फीसीमा कहा जाता है। तो ऐसे लोग जो कि सालों साल से जो है वो स्मोकिंग करते आ रहे हैं, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, एम्फीसीमा देखने को मिलता है। और एम्फीसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो हैं ये हमारे, ठीक है, सीओपीडी के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सीओपीडी में जो है वो हमारा क्या आता है, एम्फीसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आता है। तो जब हमारे लंग्स टिश्यू जो है वो डिस्ट्रक्ट, ठीक है, उनका डिस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर हो जाता है, वो यहाँ पर, ठीक है, नष्ट हो जाते हैं या फिर नष्ट होते रहते हैं, इनको जो है दोबारा से ठीक नहीं किया जा सकता है, तो ये आपका एम्फीसीमा कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या है, तो ऑप्शन जो है वो दिया गया है, इरिवर्सिबल डायलेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एयर सैक इन द लंग्स। तो ये जो है आपका एम्फीसीमा होगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर एम्फीसीमा के बारे में लिखा गया है। तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्स लीडिंग टू एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन। ठीक है, तो देखिए हमारे, ठीक है, हमारे लंग्स में जो है, जो भी आपके ब्रोंकियोल्स हैं, ब्रोंकियल्स ट्यूब्स हैं, उनके अंदर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जो कि बहुत लंबे समय तक रहता है, और इसकी वजह से जो है बहुत ही अधिक म्यूकस बनता है, इसी को जो है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। और ये क्वेश्चन जो है, व्हाट डज सीओपीडी स्टैंड्स फॉर, ये क्वेश्चन जो है वो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सीओपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन दिया गया, क्रोनिक ऑक्यूपेशनल पल्मोनरी डिजीज, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन भी जो हैं वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमनली यूज फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी। तो ये आपका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट से पूछा गया है। तो देखिए चाहे आपका सीओपीडी हो गया, चाहे आपका अस्थमा हो गया, ठीक है, जो इसमें दवाइयाँ प्रयोग होती हैं वो लगभग जो है आमतौर पर एक ही होती हैं। तो एक आपका होता है शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इन सब का जो प्रयोग है वो सीओपीडी या फिर अस्थमा के उपचार में होता है, लेकिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर, इनका जो प्रयोग है वो सीओपीडी के उपचार में नहीं होता है, न ही अस्थमा के उपचार में होता है। ठीक है, चलिए तो ये भी क्वेश्चन जो है सभी इंपॉर्टेंट से आपके एग्जाम्स के लिए, थोड़ा सा थ्योरी भी जो है आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट का एग्जांपल होता है सालबुटामोल टर्बोटालिन। ऑप्शन नंबर सी जो क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट का एग्जांपल क्या है, सालबुटामोल टर्बोटालिन। तो अगर आपसे एग्जाम में थ्योरी में क्वेश्चन आता है कि आप फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लिखिए सीओपीडी का या फिर अस्थमा का, तो आप उसमें लिख देंगे शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट और इसका एग्जाम्पल लिख देंगे सालबुटामोल और टर्बोटालिन। ठीक है, उसके बाद क्या है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट का एग्जांपल होता है साल्मिटिरोल और फॉर्मिटिरोल। तो ये भी जो है आप यहाँ पे याद कर लीजिए कि लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट का एग्जांपल क्या है, साल्मिटिरोल और फॉर्मोटिरोल। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछेगा कि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा या फिर सीओपीडी लिखिए, तो आप उसमें पहला लिखेंगे आपका शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, उसका आप यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे साल्मिटिरोल और फॉर्मिटिरोल। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है, शॉर्ट एक्टिंग एंटी मस्करैनिक, तो इसका एग्जांपल है इप्राट्रोपियम। ठीक है, तो तीसरी लाइन आप लिख देंगे कि शॉर्ट एक्टिंग एंटी मस्करैनिक इप्राट्रोपियम, और उसके बाद आप लिखेंगे लॉन्ग एक्टिंग एंटी मस्करैनिक। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में पूछता है कि लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग एंटी मस्करैनिक का एग्जाम्पल बताओ, टायोट्रोपियम होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्टिसोन जो है ये आपका क्या होता है, कार्टिकोस्टेरॉइड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का हमने 2 एग्जांपल लिखा है, मोंटेलुकास्ट, जाफिरलुकास्ट। ठीक है, तो इस तरह के मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ कि अगर आपसे एग्जाम में फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पूछता है सीओपीडी का या फिर अस्थमा का, तो आप इन सभी हेडिंग्स के अंतर्गत 2-2 जो है आप यहाँ पे ड्रग्स का नाम लिख देंगे, तो वो आपका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हो जाएगा और 5 नंबर का आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिथाइल जेंथिन। तो मिथाइल, ठीक है, मिथाइल जेंथिन का 2 एग्जांपल है, थियोफाइलिन और एमाइनोफाइलिन। ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे और कर लेते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज या फिर आर मास्ट सेल स्टेबलाइजर। तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स की बात करें तो इसमें आपका इसमें आपका आता है निडोक्रोमिल, सोडियम कीटोटिफेन और सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। ये सभी जो हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो देखिए मेन बात यही कि अगर आपका थ्योरी स्ट्रांग रहेगा, अगर आप थ्योरी क्लासेस को सही से कंप्लीट कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो आप एमसीक्यू बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे। और एक बार मैं आपको यहाँ पर फिर से याद दिला दूं कि अगर आप बीटी यूपी डी फार्मा सेकेंडरी एग्जामिनेशन की तैयारी हिंदी इंग्लिश मिक्स में करना चाहते हैं तो आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस कोर्स में चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनका सोल्यूशन जो है वो कराया जा रहा है, ताकि आप कम से कम पास हो जाएं डिप्लोमा फार्मेसी सेकेंड ईयर में, आपकी बैक ना लगे। और इसी कोर्स में आपको एग्जिट एग्जाम की भी जो है वो पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, साथ में जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।